औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईदा सनफ अकबर है और मैं हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेजर एंड एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्किंग करती हूँ। आजकल हम हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की तरफ से हर वीक आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम स्पेशली कोविड-19 के हवाले से, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। जैसे हमारे प्रीवियस सेमिनार्स में और या फिर जो हमने अपने डिफरेंट जो वेबिनार्स किए हैं उसमें हम जैसे हाइपरटेंशन के हवाले से हमने जो है डिस्कस किया। वैक्सीनेशन के हवाले से हमने लोगों को बताया कि वैक्सीनेशन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए कि और किन लोगों को जो है वैक्सीनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट और भी हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें आजकल कोविड-19 के हवाले से लोगों को मज़ीद समझने की और जानने की ज़रूरत है। देखिए जब हमारे पास फर्स्ट कोविड-19 के हवाले से तो उसमें जो है हम जो है हमने एक फिगर ये देखा कि बच्चे उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर जो हमारे पास कोई ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट्स थे या फिर हमारे पास एल्डर एज के लोग थे, वो ज़्यादा इससे जो है मुतासिर हो रहे थे। लेकिन जब हमारे पास सेकेंड वेव आई तो हमने उसमें देखा कि दुनिया भर में जो है बच्चे भी इससे अब मुतासिर हो रहे हैं। इवन के बहुत सारे कंट्रीज तो ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चे अब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जो है ड्यू टू कोविड-19 एडमिट है। तो अब बच्चों में जो है इसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है और बच्चों में हमें जो है कोविड-19 के हवाले से किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है कि आजकल बहुत सारे वालिदैन जो है स्कूल भेजने के हवाले से भी उनके जहन में बहुत सारी बातें होती है कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए नहीं या फिर नहीं भेजना चाहिए। और जो आजकल वैक्सीनेशन के हवाले से जो हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वैक्सीनेशन के हवाले से बोलिए कि हमें जो है उनके साथ बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी हमें वैक्सीनेशन करवानी है कि नहीं करवानी है। तो आज हमारे पास इन तमाम सवालात के जवाब देने के लिए जो हमारे पास स्पीकर मौजूद है वो हमारे पास हमारे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर खालिद शफी। ही इज MBBS DCH MCPS MPH FCPS and he is also a Secretary General of Pakistan Pediatric Association and Associate Professor of Dow University of Health Sciences। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर खालिद शफी, वो हमें बताएंगे कि न्यू नेट्स में हम किस तरीके से कोविड-19 को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर खालिद शफी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में आप आए और ये कि हमारे लोगों को हम आज ये अवेयरनेस देंगे जो है बच्चों के बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी जो है किस तरह से एहतियात करनी है और किस तरीके से जो है हमें कुछ उनमें कोविड-19 को जो है मैनेज करना है। तो आपका बहुत बहुत जो है शुक्रिया कि आज आप जो है हाशमानी इस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की तरफ से हम हमारे इस वेबिनार में आप शरीक हुए। सलाम जी, शुक्रिया जी। जी सलाम जी। आज का जो मुझे बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का और बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस तरह के सेमिनार करना ताकि लोगों को प्रॉपर नॉलेज जो है वो सही तरीके से मिले। आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है उसके लिए डिस्कस करने के लिए वो टॉपिक है कोविड-19 एंड न्यूबॉर्न्स। ठीक है जी। तो अब इसमें एक तो हम देख लें कि हमें मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 जो है वो हाईली कंटेजियस डिजीज है, बहुत तेजी से फैलती है। अब इस बारे में तो कोई शुबा नहीं रहा। और ये प्राइमरीली जो अटैक करती है वो हमारी ब्रीथिंग वाले सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करती है। और इसका जो वायरस है वो भी एक नया वायरस है। ये सारी मालूमात तो हम लोगों को सबको होती जा रही हैं और लेकिन इसमें कुछ चीजें जो आगे डेलिकेसीज हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। और वो डेलिकेसीज एक तो ये है कि अब तक का जो डेटा है कि ये 5% जो केसेस है चिल्ड्रन में हुए हैं, 75% केसेस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। और ग्लोबली अब तक जो है वो 9,98,46,000 के करीब जो पेशेंट्स हैं ना वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 5,34,000 के करीब जो लोग हैं अफेक्ट हो चुके हैं, कल रात तक का जो डेटा है। और हमारी कंट्री में भी डेथ्स हैं वो 11,000 से ज्यादा हो गई हैं। अब कोविड-19 के अंदर जो है इसके अंदर हम मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर। एक तो सस्पेक्टेड केस होता है जिसमें हमें शुबा होता है कि जिसको कोविड-19 है। एक होता है कंफर्म्ड केस होता है। कंफर्म केस ये होता है कि उसका हमारा डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाता है।
अब आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया भर में 9 करोड़ लोग अफेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान में 5.5 लाख लोग अफेक्ट हुए, डायग्नोज हुए हैं, अफेक्ट उससे ज्यादा हुए हैं। तो अब लाजमी जो है ये प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं ये भी अफेक्ट हो रही हैं। जब प्रेग्नेंट लेडीज अफेक्ट होती हैं, जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे पे क्या असरात होंगे आज, और उसको हमें कैसे मैनेज करना है। आज की मेरी जो टॉक है लिमिटेड होगी इस चीज के लिए। कोविड-19 के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पीडियाट्रिक के अंदर ये किस तरह से मैनिफेस्ट करता है, बड़ों में कैसे करता है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, फिर हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना है, डायग्नोज करने के क्या तरीके हैं। तो इसका एक एस्पेक्ट जो है ना, ये न्यू बॉर्न बेबी, आज हम इसको लिमिट करके अपनी टॉक को जो है ना इस तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अब इतने अरसे से 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो इस तरह बहुत सारी खवातीन जो कोविड पॉजिटिव उनके बेबीज डिलीवर हो रहे हैं। अब खवातीन को कैसे मैनेज किया है, ये सवाल है। तो जो बच्चा पैदा होता है, इस बच्चे पे इसके क्या असरात होंगे और इसको हम कैसे मैनेज करना। तो पहली बात ये कि ये डिजीज नहीं है, इसके बारे में जो मालूमात है रोजाना तब्दील हो रही हैं। जो हम एक दिन बात कहते हैं, अगले दिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी आ जाती है। तो मेरा ये जो आज की टॉक होगी, ये आज की तारीख तक जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज मौजूद है इसके ऊपर होगी। अब हम देखते हैं कि हमें कहाँ शुबा करेंगे हम न्यूबॉर्न बेबी में कि इसको कोविड हो सकता है। ऐसा बच्चा जो ऐसी माँ को पैदा हो जिसको डिलीवर होने से 14 दिन पहले कोविड हुआ हो, या डिलीवरी के 28 दिन के बाद अगर उसको कोविड हो गया है। अब इसका जो बेबी होगा, यानी माँ को डिलीवर होने से 14 दिन पहले के अरसे में अगर कोविड पॉजिटिव आई है, डिलीवर होने के बाद उसको पता चला हमें कोविड हो गया, ऐसे बच्चे में हम शुबा करेंगे कि इसको भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर ऐसा न्यूनेट जिसको किसी ऐसे पर्सन के साथ एक्सपोजर हो जो इर्द गिर्द में उसको केयर करने वाला हो, हॉस्पिटल में ऐसी जगह पर हो जहां पे कोविड के केसेस हो, इस बच्चे को भी हम शुबा कहेंगे, सस्पेक्टेड केस ऑफ कोविड कहेंगे। अब कंफर्म केस हम उसको कहते हैं कोविड के जिसका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। कुछ और टेस्ट भी होते हैं कोविड के, सीरोलॉजी भी होती है, लेकिन वो सस्पेक्ट में आते हैं या डाउटफुल में आते हैं। कंफर्म का लेवल हम सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी पर्सन का, चाहे न्यूबॉर्न बेबी हो, उसका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आए। अब हम थोड़ा सा देख लें कि जो कोविड फैलता किस तरह से। एक तो ड्रॉपलेट स्प्रेड है, ये जो हम बातें करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे मुंह से जो जर्रात निकलते हैं जिसमें सलाइवा होता है, सिक्रेशन होती है, दूर तक जाते हैं, तो ये ड्रॉपलेट स्प्रेड है। दूसरा होता है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ये होता है कि जैसे हमने किसी से हाथ मिला लिया, या फिर ये कि हमने अपने मुंह को साफ किया, हमारे जो सिक्रेशन हमारे हाथ में आई, अगर हमारे को ये कोई इन्फेक्शन है, हमने किसी चीज को टच किया, किसी ने उस चीज को टच किया, तो ये कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो गई। इसीलिए कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर बैठें, चीजों को शेयर ना करें। फिर एक जो इसके बारे में फीको ओरल ट्रांसमिशन, जैसे ये डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड ट्रांसमिट होता है, शायद ये इस तरह से भी ट्रांसमिट होता है क्योंकि इसके असरात स्टूल्स में पाए गए हैं, वायरस पाए गए, लेकिन ये ट्रांसमिशन रूट को बहुत ज्यादा इस डिजीज में इफेक्टिव नहीं है। तीसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज की हमारे डिस्कशन में, वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं ऐसी बीमारियों को जो अगर माँ को हो तो बच्चे में ट्रांसमिट हो। सारी बीमारियां माँ से बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, अगर माँ अफेक्ट हो तो बच्चा भी अफेक्ट हो जाता है। तो क्या ये कोविड का वायरस में वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है? मैंने इसके ऊपर 2 सवालिया निशान लगाए, आप देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन बहुत सारे केसेस में ट्रांसमिशन नहीं मिली है। तो इसलिए इसमें क्वेरी है, यानी अगर माँ को कोविड होगा, क्या उसके अंदर ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में कोविड हो जाएगा? इसके ऊपर रिसर्चेस जारी हैं, इसका कोई हतमी जवाब अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, बच्चे में कोविड जब हो जाए तो कैसे प्रेजेंट करेगा? जैसे बड़े को तो हमें तजर्बा हो गया, सबको तजर्बा हो गया है, मतलब बड़ी अच्छी तो सूरत हाल नहीं, अनप्लेजेंट है कि हमारे जानने वालों में, रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, अब जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, हमें अब तो अच्छा खासा कोविड 1 साल से हम देख रहे हैं कैसे होता है कि बुखार होता है, खांसी होती है, नकाहत होती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। एक न्यूबॉर्न बच्चे में कैसे कोविड का हम होगा? क्योंकि अगर माँ को कोविड हम सस्पेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चे ने एनवायरमेंट से पकड़ लिया, मिसाल के तौर पर हम बच्चे की केयर कर रहे हैं और हमारे को कोविड है, बच्चा हमारे रिश्तेदार है, हम उठा रहे हैं, कर रहे हैं, खाला, नाना, चाचा, फूफी, तो बच्चा कैसे जाहिर करेगा? तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जो न्यूबॉर्न बच्चा सिक होता है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, यानी बुखार होगा बच्चे को या उसका टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, बच्चे की सांस तेज चलेगी, ग्रंटिंग की आवाज आएगी, जैसे बच्चा हाँ हाँ करके आवाजें निकालेगा, उसकी नथने फूलेंगे जिसको नेजल फ्लेयरिंग कहते हैं, एपनिया होता है, सांस लेना बच्चा भूल जाएगा, बच्चा खांसी करेगा, बच्चे का हार्ट बीट ज्यादा होगी, दूध पीना कम कर देगा, सुस्ती आ जाएगी उसकी तबीयत में, उल्टियां करेगा, मोशन करेगा, या इसके पेट सूजना शुरू हो जाएगा।
ये सारी अलामतें बच्चे की बीमार होने की अलामतें हैं। और आजकल की सूरत हाल में कोई भी इस किस्म की बीमारी होती है अगर न्यूबॉर्न बेबी में, तो हम देखते हैं कि उसको ये बीमारी हुई है, उसके इर्दो नवा में किसी को कोविड पॉजिटिव था पिछले दिनों में, उसकी माँ को या बच्चे को, अगर किसी और को, उसके रिलेटिव को या उसके केयरटेकर को, तो हम बच्चे को सस्पेक्ट करेंगे कोविड का। अब अगर कोविड किसी को हो तो क्या टेस्ट करने चाहिए? जैसे बड़ों में टेस्टों का एक हिसाब होता है, बच्चों में भी इसी तरह है। अब जो बच्चों में ये टेस्ट हम जनरली किसी भी न्यूबॉर्न बच्चे में करते हैं, तो वो एक तो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कोई बच्चा बीमार होकर आता है, न्यूबॉर्न बेबी स्पेशली, तो हम उसका ब्लड सीपी करते हैं, ब्लड सीपी में उसका व्हाइट सेल काउंट बढ़ जाता है, फिर प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये चीजें हमें बताती हैं कि बच्चा बीमार है, ये नहीं बताती कि कोविड है। इसके बाद बच्चे के लीवर एंजाइम्स होते हैं, ALT, ST, LP, ये बढ़ जाते हैं। इसके बाद बच्चे के किडनी के फंक्शंस पे डिले आता है, इफेक्ट आता है। लेकिन अल्टीमेट डायग्नोसिस बच्चे का भी इसी तरीके से होता है कि बच्चे का PCR पॉजिटिव होता है। उसी तरह नोज से बड़ों की तरह लेते हैं, या फिर बच्चे के ओरोफेरिंग्स मुंह से लेते हैं, जैसे बड़ों में बाज दफा जरूरत होती है। या बच्चा अगर सिक होता है, हॉस्पिटल में है, उसको कोई ट्यूब वगैरह डली हुई है, तो उसकी सिक्रीशन से लेते हैं। ब्लड और स्टूल से भी ये टेस्ट हो सकता है, लेकिन फिलवक्त हमारी कंट्री में ये सहूलत मैसर नहीं है। हमारे पास जो सिर्फ डेफिनेट डायग्नोसिस का भी तरीका है वो PCR है, नेजल या जो फेरेंजियल स्वैब से। इसके अलावा एक्सरे चेस्ट होता है। एक्सरे चेस्ट में नमूनिया जैसी अलामत मिलती हैं, जैसे बड़ों में मिलती हैं, बच्चों में भी इसी तरह नमूनिया की अलामत मिलती हैं। लेकिन सिर्फ नमूनिया के अलामत मिलने से, उसकी निशानियां मिलने से हम ये नहीं कह सकते कोविड है। उसके साथ PCR टेस्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। अब सूरत हाल इस किस्म की हो गई है, जो बहुत सारा मसला पैदा हो रहा है कि तमाम तकरीबन हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड पॉजिटिव मदर्स आ रही हैं। पहले तो ये था कि शुरू में किसी को कोविड था तो एक हरासमेंट हमारे यहाँ पैदा हो जाती थी, और होनी भी चाहिए थी। उस वक्त नॉलेज कम थी, वसाइल कम नहीं थे, हम लोग तैयार नहीं थे, हम उस पेशेंट को रेफर कर देते थे। अब उसको दूसरे हॉस्पिटल भेज देते थे कि बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। 2-3 हॉस्पिटल थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जब बीमारी फैली हो तो ये 2-3 हॉस्पिटल में मैनेज नहीं हो सकती। ये बीमारी तमाम जगह लोग जा रहे हैं पेशेंट्स के, तो अब छोटा भी हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी होम जब डिलीवरीज होती हैं, उनको कोविड का पेशेंट डिलीवर कराना पड़ रहा है और कराना पड़ेगा। अब ये वक्त है कि हमारा जो तिब्बी अमला है वो भी इस बात को समझ ले कि कैसे मैनेज करना है। हमारे लोगों को भी कॉपरेशन करना चाहिए कि किस तरह से मैनेज करना है। अब हम देखते हैं, अगर मदर कोविड पॉजिटिव हो, उसको सस्पेक्ट हो, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। अब आ जाए, हमारा ये चार्ट शुरू होता है, मदर सस्पेक्टेड और कंफर्म केस ऑफ कोविड। एक खातून आती है जिनकी डिलीवरी होने वाली है, उनका ऑपरेशन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होनी है। अब उन पे या तो शुबा है क्योंकि कोविड है, नजला खांसी जुकाम हो रहा है, उनके घर में किसी को एकदम आई है कि तबीयत खराब है, डिलीवरी भी होनी है, या फिर वो टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर आई है कि पॉजिटिव है। अब इस सूरत में हम क्या करेंगे? अब इस सूरत में हम करेंगे, जहां हमें डाउट होगा, यकीन होगा, दोनों सूरतों में वहां पर हम उसकी डिलीवरी का कोविड से ताल्लुक नहीं है कि किस तरह करानी है। मतलब ये नहीं कि जी अगर कोविड है तो ऑपरेशन कर देंगे, नहीं। ये ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन होती है, जैसे आम एक प्रेग्नेंट लेडी की या डिलीवरी वाली लेडी की होती है कि जी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वैक्यूम लगेगा या ऑपरेशन होगा, जो है वैसे ही करना है, कोई कोविड की वजह से चेंज नहीं होगा हमारा फैसला। इसके बाद ये है, उसकी डिलीवरी एक सेपरेट कमरे में करानी चाहिए, जहां नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, नॉर्मल ऑपरेशन आम हो रहे हैं, वहां नहीं करानी चाहिए। अगर कंफर्म है या सस्पेक्ट है, दोनों सूरतों में केयर हम करेंगे लेवल 3। लेवल 3 की पीपीई हम आगे जाके भी देखेंगे क्या होती है। इसमें हमें जो गाउन भी पहनना है, हमें मास्क भी लगाना है, N95 लगाना है, वो ना मिले तो KN95 लगाना है, उसके बाद सर्जिकल मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, इसके बाद ऊपर हमने जो है वो फेस शील्ड लगानी है, स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेनी है, कैप लगानी है, गूगल्स लगाने हैं, सारी चीजें लेनी है जो कोविड पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए करते हैं, वही यहाँ पर भी करनी है। इसके बाद बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, आज का जो हमारी टॉक है वो तो बच्चे के बारे में है ना ज्यादा। तो बच्चे की जो रिससिटेशन टेबल है ना, वो वैसे यूजुअली पास रखी होती है, लेबर रूम में इतनी जगह नहीं होती, ओटी में जगह नहीं होती, तो तकरीबन बराबर में होती है, 2-4 कदम के फासले में। लेकिन यहाँ पर या तो 2 मीटर दूर रखें या फिर दूसरे रूम में रखें, बेबी को डिलीवर करा के बराबर के रूम में, ओटीज में, लेबर रूम में जगह होती है। अगर ना हो, थोड़े फासले पर, 6 फीट का फासला कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जो न्यूबॉर्न है, इसकी रिससिटेशन के लिए ट्रेन्ड स्टाफ भेजना चाहिए। आम जो हम स्टाफ भेज देते हैं कि जी नर्स ड्यूटी पे वो साथ कर ले, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें कंफर्म नहीं है कि बच्चे से जर्म्स लगेंगे दूसरों को या नहीं लगेंगे, तो ट्रेन्ड स्टाफ जाएगा। और जो टीम जाएगी बच्चे को सब हैंडल करने के लिए, इवन पकड़ना है, उसको ऑक्सीजन लगानी है, सक्शन करनी है,
ये टीम जो है ना स्ट्रिक्ट पीपीई लेवल 3 के साथ जाएगी, लेवल 3 जो मैंने अभी बताया था। अब इसके बाद हमने उसके जो बच्चे को मैनेज करना है वो वैसे ही करना है जैसे दूसरे बच्चे को करना है जो उसकी जरूरत है। अगर खाली उसको ड्राई करने से बच्चा रोने लगता है ठीक है, अगर बच्चे को सक्शन करनी है, स्टिमुलस देनी है, अल्लाह माफ करे कभी जरूरत पड़ती है बैगिंग करने की जरूरत पड़ती है, सब कुछ वैसे ही करना है। लेकिन डिलीवरी के लिए हमारी जो रेसिप्रेशन ट्रॉली है थोड़ी दूर रखनी है, टीम ने पीपीई पहनना है और इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से ये सारा काम सरंजाम देना है। टीम एक्सपर्ट होनी चाहिए। अब इसके बाद पोस्ट नेटल मैनेजमेंट। अब बच्चा पैदा हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब हमें देखना है कि बच्चा सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। मिसाल के तौर पे सिम्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे में अलामत होती है, जो बीमार होता है, जिसके अंदर जो अभी हमने अलामत पहले देखी थी ना, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, ये बच्चा पैदा होने के बाद या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या फिर हमारे पास कहीं से बाहर से बच्चा आता है 2 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, जो सिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि मदर को हमें कोविड का शुबा है, अब इसका टेस्ट गया हुआ है और बच्चे में भी अलामत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगर मदर ठीक है तो हम मदर और बच्चे को साथ रखेंगे। मदर का भी टेस्ट नहीं आया है, हमें खाली शुबा है, अब हमने बच्चे को और माँ को साथ रखेंगे, एक खास एरिया में रखेंगे, दूसरे मरीजों से अलग रखेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस क्या होती हैं? जो आजकल हम कोविड में कर रहे हैं, मुंह पे मास्क लगाते हैं, खांसी नजला नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं दूर रहें। बच्चे को माँ ने दूध पिलाना है, उसको गोद में भी उठाएगी, अपने सीने से भी लगाएगी, लेकिन उसको चुमिया नहीं करेगी, किस नहीं करेगी, मुंह नहीं चूमेगा, इसका हाथ धोकर बच्चे को टच करेगी, सैनिटाइजर लगाएगी। और इस बच्चे को जो हमारा स्टाफ है वो इसके मॉनिटर करता रहेगा 4-4 घंटे से कि अगर कोविड सस्पेक्टेड मदर है, उसका बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है, अलामत कोई नहीं है, घर में किसी को कोविड हुआ तो उसकी माँ को शुबा है, हम उसका टेस्ट भेजा हुआ है, अभी आया नहीं है, हम बच्ची माँ को कोविड की तरह ट्रीट करेंगे लेकिन अलग रूम में सुकून से। अब इसके बाद ये है कि मदर का टेस्ट की रिपोर्ट आ गई कि मदर पीसीआर नेगेटिव है, यानी मदर को कोविड नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम ये सारी जो हम बहुत हद दर्जे एहतियात कर रहे हैं इसको रूटीन पे ले आएंगे, जो हम पेशेंट के साथ रूटीन करते हैं। देखिए, रूटीन भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। कोविड हमें ये बताता है, जो हमारे मजहब ने हमने बुला दिया, जो हमारे मजहब ने हमें पहले बताया हुआ है, सफाई सुथराई निस्फ ईमान है। हाथों को धो के रखें, दूसरे से फासले पे बैठें, बात करते टाइम फासला रखें, दूसरे के ऊपर नहीं छींकें। ये सारी चीजें तो हमारे एटिकेट्स में पहले से है ना, शायद हम इस पे अमल नहीं करते थे। अब हमने अपनी रूटीन केयर पे आ जाना है। जो हम रूटीन करते हैं कि माँ बच्चों को साफ सुथरी जगह पे रखती है, चाहे जनरल वार्ड के अंदर रख लें, और ये सारी चीजें हम डिसकंटिन्यू करें। एक बात याद रखें, जहां पर कोविड की केयर करने की जरूरत है वहां केयर करें, अननेसेसरी अपनी एनर्जी जाया ना करें। एक पेशेंट को मदर जब कोविड नेगेटिव आ गई है, अब अफरा तफरी फैलाने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी दूसरे पेशेंट के लिए रखें जिसको ज्यादा केयर की जरूरत है। तो हम इसको रूटीन केयर पे आ जाते हैं। अब दूसरी सूरत क्या है? अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट, बच्चा ठीक है लेकिन उसकी माँ को हमें शुबा है कि कोविड होगा, मदर ठीक नहीं है, नजला खांसी है, जुकाम है, सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन लगानी पड़ रही है, अब हम ये करेंगे, बेबी और मदर को अलग रखेंगे। यानी अगर मदर पे शुबा है कोविड होने का, कंफर्म नहीं हुआ अभी, बच्चा ठीक है तो माँ बच्चे को साथ रखेंगे। लेकिन अगर माँ ठीक नहीं है, अभी कंफर्म नहीं भी हुआ है कोविड, हम बच्चे को माँ के साथ नहीं रखेंगे अगर मदर अनवेल है। अब बच्चे को डेजिग्नेटेड एरिया अलग में मैनेज करेंगे, सेपरेट रूम में हम उसके डिटेल पे बच्चे की आएंगे, कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करेंगे, फीडिंग बच्चे को कराएंगे अगर माँ की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, फीडिंग के लिए भेजेंगे। अभी हम फीडिंग के ऊपर पूरा 2 मिनट लगाएंगे डिटेल करने में। अच्छा, अब क्या है? मदर का पीसीआर नेगेटिव आ गया, मदर को किसी और वजह से भी तो नजला खांसी हो सकता है, बहुत सारी मदर्स को ऐसे नमूनिया, गला खराब हो गया, दमा होता है, अस्थमा होता है, बहुत कुछ होता है। अगर मदर का नेगेटिव आ गया, अब हम रूटीन केयर पे दोबारा आ जाएंगे। माँ को जो केयर की जरूरत है प्रोवाइड करें, लेकिन बच्चे के लिए, माँ के लिए ना लेवल 3 पीपीई चाहिए हमें, ना दूसरी चीजें चाहिए, रूटीन केयर करेंगे। लेकिन अब हम देख लें दोनों सूरतों में, अगर मदर वेल है या अनवेल है, अगर मदर का पीसीआर पॉजिटिव आ गया है या मदर का पीसीआर हमें पहले से पता है कि पॉजिटिव है, अब हमने क्या करना है? अब हमने इन्फेंट का पीसीआर भेजना है, यानी पैदा होने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर मदर का कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे का भी 24 घंटे के अंदर हमें बच्चे का भी पीसीआर सैंपल वैसे ही नोज से लेना है जैसे हम बड़ों का लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जेंटल लेंगे, बच्चे के नोज की लेंथ के लिहाज से हम अंदर करेंगे वो जो हमारी स्टिक है। अब बच्चे का हमने पीसीआर भेज दिया, अब हम दोबारा देख लें, अगर मदर जो है, बच्चा एसिम्टोमेटिक था, मदर को हम सस्पेक्ट कर रहे थे कोविड, मदर का कोविड पॉजिटिव आ गया है, अब
बच्चे का पीसीआर भेजा, अगर बच्चे का पीसीआर नेगेटिव आया है, भले मदर का पॉजिटिव है लेकिन बच्चे का नेगेटिव है, अब हम क्या करेंगे, बच्चे और माँ को साथ रखेंगे, अलग नहीं करेंगे। अगर बच्चा ठीक है और माँ ठीक है, भले बच्चे का पॉजिटिव आ गया, दोनों का पॉजिटिव है, हम बच्चे और माँ को साथ रखेंगे। ये नहीं है कि किसी बच्चे का पीसीआर पॉजिटिव है तो हम उसका अफरा तफरी में कहीं बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, अलग रूम में रखेंगे, नहीं। अगर बच्चा वेल है, सांस ठीक ले रहा है, उसकी जो हमने खतरे की अलामतें अभी पहले डिस्कस की थी कि सांस का तेज चलना, धड़कन का तेज होना, लिथार्जी, वॉमिटिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है, हम बच्चे को माँ के साथ रखेंगे और इसके बाद माँ के साथ ही हम छुट्टी कर देंगे उनको आइसोलेशन की, उनको जो प्रिकॉशंस बताएंगे, और बच्चे को और माँ को हम बताते रहेंगे कि घर में जाकर भी हमने वही केयर करनी है ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना लगे। ये तो एक चीज हो गई। 14 दिन के बाद बच्चे का हम पीसीआर दोबारा करेंगे, नेगेटिव होगा तो इसके बाद हम कहेंगे ओके है, और माँ को तसल्ली देके रखेंगे, खतरे की अलामत बताएंगे क्या करनी है, कब हॉस्पिटल आना है। दूसरी सूरत में अब देख लें कि माँ पॉजिटिव है और बच्चे का हमने पीसीआर भेजा है, अब बच्चे का पीसीआर नेगेटिव आया है, तो अब हम क्या करेंगे, बच्चे का अगर पीसीआर नेगेटिव आया है और या पॉजिटिव है, दोनों सूरतों में अगर माँ अनवेल है और बच्चा ठीक है, माँ को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और बच्चे को बच्चा ठीक है, उस सूरत में हम कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करेंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता मामला, और जब बच्चा ठीक होगा जब भी हम इसको शिफ्ट करेंगे, उसके पास डिस्चार्ज करेंगे। अब पोस्ट नेशनल मैनेजमेंट क्या है, अब हमने देखा कि बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद हमने उसका पीसीआर किया, पीसीआर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर पीसीआर पॉजिटिव है, बच्चा ठीक है, बच्चे को माँ के पास रखेंगे, रूटीन केयर करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना हमें, भले कोविड ही है, ध्यान रखना है। लेकिन अगर बच्चा सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक क्या, जो पहले डिस्कस किया था, सांस का तेज चलना, धड़कन का तेज होना, वॉमिटिंग करना, डायरिया होना, पेट का फूल जाना, नीला होना बच्चे का, सुस्ती आना, फीड नहीं लेना, ये अलामतें हैं तो उसको हम सिम्टोमेटिक कहेंगे। और सिम्टोमेटिक इन्फेंट को हम ये करेंगे, इसको एनआईसीयू में एक अलहदा रूम बनाएंगे जहां पर बच्चे को रखेंगे। ये वो जगह है जहां पर हमें अटमोस्ट मेडिकल केयर की जरूरत है। अब देखें बहुत कम बच्चे रह जाएंगे इसके अंदर, अगर बच्चा मदर पॉजिटिव भी है, बच्चा भी पॉजिटिव है, अगर वेल है तो हमें ये भाग दौड़ नहीं करनी, खाली एहतियात से काम लेना है। लेकिन अगर बच्चा सिक है, अभी हम सब कुछ करना है, बच्चों को नर्सरी में रखेंगे, आइसोलेशन एरिया में रखेंगे, और स्टाफ हमारा पीपी लेवल 3 पहनेगा। लेवल 3 पीपी आसान काम नहीं है, महंगा आता है, पैसे खर्च होते हैं, पहनना मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसको इस एरिया ओपीडी में और जगहों पे हमें पीपी लेवल 3 नहीं पहनना, और लेवल 1 या लेवल 2 काफी है, या हमें लेवल 3 का पीपी पहनना है। हमने बच्चे का जो हमने पहले टेस्ट डिस्कस किए थे, सीपी भेजना है, सीआरपी भेजना है, ब्लड गैसेज भेजनी है, इलेक्ट्रोलाइज, एलएफटी, और इसका पीसीआर अगर भेजा हुआ है हमने तो ठीक है, नहीं है तो दोबारा भेजना है, एक्सरे चेस्ट करना है। इसके बाद हमारी जो एनआईसीयू की गाइडलाइंस होती है, तो यूनिवर्सल गाइडलाइन है कि सिक बच्चे को, न्यूबॉर्न को कैसे मैनेज करना है, फिर वेरी करती है थोड़ा बहुत अपने यूनिट टू यूनिट, तो अपना जो स्टैंडर्ड आपका जो एनआईसीयू का प्रोटोकॉल है उसको करना है। और इसके बाद बच्चे का हम पीसीआर रिपीट कर सकते हैं। अगर सिक बच्चा है, उसका पहला पीसीआर नेगेटिव आया है, 2 दिन के बाद आप दोबारा इसका रिपीट करेंगे, क्योंकि पीसीआर फर्स्ट नेगेटिव भी आ सकता है और सेकंड हमारा पॉजिटिव आएगा अगर बच्चा वाकई इससे सफर कर रहा होगा। अब इसके बाद हमने सिक बच्चा हमारे पास आया, उसका पीसीआर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आया, उसको हम रूटीन मैनेजमेंट करते हैं, जैसे नर्सरी में हम सिक बच्चों की मैनेजमेंट करते हैं वैसे मैनेज करेंगे। अगर बच्चे का पीसीआर पॉजिटिव आ गया है, लेवल 3 की प्रिकॉशंस की जाएंगी, इसकी तमाम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाएगी जो हम अभी डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का हमें अंदाजा क्या होती है हम उसको करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, इसके अंदर पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज भी टीम होगी, और जो दूसरे हमारे पीडियाट्रिशियन भी होंगे, दूसरी टीम्स जो हमारी होती है नर्सिंग वाली, वो भी इसमें काम करेंगी। अब ये बच्चा जिसकी माँ भी पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव, बच्चा बीमार भी है, इसको हम डिस्चार्ज कब करेंगे, जब बच्चा अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखेगा 3 दिन तक, उसके सिम्टम्स बेहतर होंगे, यानी फीडिंग बेहतर करेगा, एक्सरे चेस्ट अगर खराब था वो ठीक होगा, और उसके 2 स्पेसिमेन नेगेटिव आएंगे। पहला पॉजिटिव आया था, ट्रीटमेंट के बाद 14 दिन की एज में, या 2 स्पेसिमेन उससे पहले जब बच्चे के सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे, नेगेटिव आएंगे, तो उस बच्चे को हम डिस्चार्ज करके घर भेजेंगे। वरना अदरवाइज अगर हमने ऐसे घर भेज दिया, ये बच्चा और लोगों को इन्फेक्शन लगाता रहेगा,
तो जब तक क्लियर नहीं होगा ये बच्चा, जब तक हमने इसको डिस्चार्ज नहीं करना है। अब ये जो मैंने अभी समराइज करके बात की तो जाहिर सी बात है बहुत डिटेल है, कुछ सवालात उठते हैं। नंबर 1, क्या वायरस टेरोडोजेनिक है? टेरोडोजेनिक ये कहते हैं, टेरोडोजेनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें या ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया जो अगर माँ को बीमारी वो हो तो बच्चे को जो कहते हैं ना मेलफॉर्मेशंस करते हैं। जैसे एक रुबेला होती है डिजीज, रुबेला में क्या होती है, आम आदमी को होता है कुछ भी नहीं होता, हल्का सा रैश निकलता है लाल से रंग का, हल्का बुखार हुआ 24-48 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन अगर मदर प्रेग्नेंट है, उसको रुबेला हो तो उसके बच्चे में इतने सारे नकाइस पैदा हो जाते हैं, पैदाइशी नकाइस, हार्ट में होल हो जाता है, आंखों में कैटरेक्ट होता है, उसका वजन कम होता है, जिगर तिली बढ़ जाता है, ब्रेन उसका जो है डिफॉर्म होता है, तो इनको टेरोडोजेनिक कहते हैं। तो क्या ये वायरस टेरोडोजेनिक है? इसके बाद ये 8-9 सवाल और हैं, हम एक एक सवाल को अब जाके लेते हैं। टेरोडोजेनिक का तो सवाल ये है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिली कि ये टेरोडोजेनिक है। ज्यादा खतरनाक माँ के लिए जो बच्चे की जो कॉन्जिनाइटल मालफॉर्मेशन होती हैं, बच्चे के जो ऑर्गन्स बनते हैं ना, उनकी बुनियाद शुरू के 3 महीनों में रखी जाती है। इस दौरान अगर को मदर को ऐसा इन्फेक्शन हो तो उसका खतरा होता है टेरोडोजेनिक होने का। तो अभी तक बहुत सारी कोविड मदर स्पॉट डिलीवर हो चुकी हैं, तो किसी भी बच्चे में कोई ऐसी खामी नहीं पाई गई है कि जिससे ये प्रूव हो सके। दूसरा, जो ये तो हमारे जो लेबरों में काम करने वाले उनके लिए होता है कि अगर हम कॉर्ड को डिले क्लैंपिंग करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो कॉर्ड को डिले क्लैंपिंग करते हैं मतलब 1 से 2 बच्चा जब पैदा हो जाता है तो कॉर्ड को फौरन नहीं काटना चाहिए, 1 से 2 मिनट के बाद काटना चाहिए, और यही कोविड में भी रिकमेंडेड है ताकि बच्चे को थोड़ा सा ब्लड ज्यादा मिल जाए। इसके बाद असल चीज आती है जो हमारे मुल्क का अलमिया है कि हम बच्चे पैदा होते हैं, हम एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को हेल्दी मदर में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, यानी कोविड को छोड़ भी दें। देखिए कोविड हमारा मसला है, हमारा कोविड से बड़ा मसला है कि हम अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, जिससे बच्चों को हमारे डायरिया होता है, निमोनिया होता है, हर साल लाखों बच्चे सिर्फ पाकिस्तान में मर जाते हैं। कोविड ने तो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इससे पहले अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको माँ का दूध ना पिला के। कोविड के साथ तो और मौका मिल गया हमारे को कि ना पिलाया जाए। तो ये WHO ने एक बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन दी है, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने इसको पाकिस्तान के लिहाज से मॉडिफाई किया है और इसको क्लियर किया है कि कोविड अगर मदर पॉजिटिव भी है तो हमने फीडिंग के साथ क्या करना है। बड़ा रैशनलाइज किस्म का, हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट तवज्जो से देख लेते हैं। अगर मदर सस्पेक्टेड या कंफर्म केस है कोविड का, है या नहीं, अगर नहीं है तो अब आपने जो हमारा जो रूटीन प्रोटोकॉल है कि मदर को हम सपोर्ट करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे को पैदा होते ही जल्दी से जल्दी या ज्यादा आधे से 1 घंटे में माँ का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे को माँ के पेट पे रखना चाहिए, जिसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कहते हैं। माँ और बच्चे को अलहदा नहीं रखना चाहिए। अगर बच्चा सेहतमंद है, माँ भी सेहतमंद है, तो साथ रखें, लेबर रूम में भी साथ रखें, साथ में ही उसके वार्ड में बेड पे शिफ्ट करें। और इन आजकल के माहौल में और उससे पहले भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए बिस्तर को, उसके जो है बेडिंग्स को, उसकी जो चीजों को हाथ लगाना है, माँ को भी हाथ अपने धोने चाहिए। आजकल के जमाने में ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अब इसकी कोविड कंफर्म केस है कोविड का, मदर को कोविड का हम सस्पेक्ट कह रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ये तो हमने देखा था कि मदर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, जो हमारा पुराना तरीकाकार होना चाहिए, जो हम करते नहीं है बहरहाल। अब मदर जो है कोविड जरूर है लेकिन वेल है, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसकी ना सांस चल रही है, ना उसको बुखार है, ना उसको परेशानी है। अब हम क्या करेंगे, हम मदर को कहेंगे मास्क पहने, मेडिकल जो सर्जिकल मास्क होता है, ये कपड़े वाला नहीं, ना N95 ना KN95 ना ही कपड़े वाला, सर्जिकल मास्क जिसको मेडिकल मास्क भी कहते हैं, जो अब तो 10 से 15 रुपए का मिलता है। ये मास्क पहनेगी मदर और सब कुछ वैसे ही करेगी जैसे पहले हम नॉर्मल जिंदगी में करते हैं कि जी बच्चे को डायरेक्ट फीड कराएगी। अब ये है कि बच्चे को बिला वजह चूमे नहीं, किस नहीं करे, सिर्फ फीड कराए, अपने पास फीड कराने के लिए रखे, हाथ को बार बार धोए, कभी सैनिटाइजर लगा ले। ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज है, अब मदर वेल नहीं है, मदर बीमार है, अनएबल टू एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क, अनएबल टू डायरेक्ट फीड, ना मदर को सांस चल रही है, ऑक्सीजन लगाई हुई है, या सिक है, फीवर हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या ये जो फीमेल है जो भी डिलीवर हुई है, कोविड पॉजिटिव है, क्या ये अपना फीड निकाल सकती है, खुद निकाल सकती है एक्सप्रेस करना मिल्क को। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। जो बच्चे छोटे होते हैं, नर्सरीज में होते हैं, प्री मेच्योर होते हैं, जिनका वेट कम होता है, बीमार होते हैं, तो माँ अपना फीड निकालती है, खुद भी बड़े आराम से निकाल लेती है। इसकी टेक्निक्स हैं, निकाल के दे देती है कप के अंदर और वो चम्मच से बच्चे को दे देते हैं या कप से डायरेक्ट पिला देते हैं।
तो ये क्या मदर कर सकती है, और माँ दूसरों की मदद भी कर सकती है। इसके लिए मिल्क सक्शन के पंप भी आते हैं जो बड़े आराम से दूध निकाल आता है माँ का, थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है। तो अब ये क्या माँ का दूध निकाला जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है तो माँ का दूध निकाल कर बच्चे को दें। माँ डायरेक्ट नहीं करा सकती ना, सिक है, कोविड पॉजिटिव है, बच्चे को डिब्बे का दूध नहीं देना, हमें माँ का दूध ही देना है। माँ के दूध से ये जरासीम नहीं आते हैं, और जैसे ही माँ की तबीयत ठीक हो फिर वो डायरेक्ट फीड कराना शुरू कर दे। अब फर्ज किया हम आगे चलते हैं ना, जैसे मदर को कोविड है, मदर ठीक भी नहीं है, दूध भी नहीं निकाल सकती, तो वेट नर्सिंग जो है ये एक अनहोनी बात नहीं है। वेट नर्सिंग का मतलब होता है कि और खातून जिसको फीड आ रहा हो, जिसके अपने बच्चे हों, जो इस एज का फीडिंग का एज का बच्चा हो, तो वो अपना फीड कराए। हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीबी हलीमा से मिल्क पिया था ना, वो वेट नर्स था ना, वेट नर्स थी ना। ये तो सुन्नत हो गई है हमारी कि अगर ये मजबूरी में भी अगर माँ का दूध नहीं है तो कोई खाला कोई फूफी अपने हालात देख लें तो वो फीड करा सकती है, अगर वो उनकी रजामंदी हो, बजाय इसके कि बच्चे को डिब्बे का दूध पिलाया जाए और बीमार किया जाए। तो हम ये फैसिलिटेट हमें करना चाहिए वेट नर्सिंग की। जब बच्चा ठीक हो जाएगी, 2-4 दिन की बात है, माँ ठीक हो जाएगी। अगर हम बच्चे को डिब्बे की दूध की आदत डाल देंगे तो वो माँ जो है ना, वो फिर कोई दूध पिलाती रहेगी, वो दूध फिर पिलाना छोड़ेगी नहीं इसका। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम देखेंगे कुछ मुल्कों में ह्यूमन मिल्क अवेलेबल होता है, ये डोनर ह्यूमन मिल्क होता है, यानी कोई और माँ अपना दूध निकाल के दे दे, डायरेक्ट बच्चे को दूध ना पिलाए, ऐसे करके उसको जो है ना चम्मच से दे देंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी मुमकिन है, ये भी मुमकिन है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये भी मुमकिन नहीं है कि माँ ठीक नहीं है, फीड नहीं करा सकती, निकाल नहीं सकती है, इसके बाद वेट नर्सिंग नहीं हो सकती है, कोई और भी दूध नहीं दे रहा है, इस सूरत के अंदर ये आखिर में जाकर हम ये देखेंगे कि क्या फार्मूला मिल्क देने की जरूरत है। आप ये देखें, जो काम हम एक नॉर्मल बच्चे में हॉस्पिटल में रोज करते हैं, ऊपर का दूध लिख देते हैं, एक कोविड पॉजिटिव मदर पे हमने जाके ये 100 मतलब बातों के बाद ये बात पर आए। तो हमारे लिए आज की ये जो मेरी प्रेजेंटेशन एक सबक भी है, खुदा के वास्ते नॉर्मल बच्चे और माँ में किसी सूरत में भी डिब्बे का दूध ना लिखें, बच्चों को माँ को दूध पिलाएं। कोविड-19 के अंदर भी डिब्बे का दूध लास्ट ऑप्शन है जब हमारी ये सारी तदबीरें कामयाब नहीं होती। इसका मतलब ये 500,000 में से कोई एक मदर होगी जहां पर हमें ये करना पड़ेगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेस्ट फीडिंग जो है माँ का दूध ही रिकमेंडेड है इनके लिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। कोविड-19 में एक सवाल आता है वैक्सीनेशन का। तो शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था, हमने लोगों को मना किया था घर से ना निकलें, तो ये सारी सूरत हाल थी, तो उस जमाने में हमारी वैक्सीन बहुत इफेक्ट हुई। जो बच्चे जिनको कोविड से सफर कर रहे हैं वो अपने 14 दिन पूरे करें, न्यूबॉर्न हो या इससे बड़े हो, जब उनका कोविड का पीरियड ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वैक्सीन स्टार्ट करें। दूसरे बच्चे जो घरों पर हैं और डर के मारे टीके लगाने नहीं चाह रहे हैं, तो अब उनके लिए मैसेज है, उन माओ के लिए, उन वालिदैन के लिए, कि खुदा के वास्ते जाकर बच्चे को टीके लगवाएं हिफाजती। कोविड ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक हमारे बच्चों को जितना नुकसान हमें पोलियो पहुंचाएगा, मीजल्स पहुंचा रहा है, डिफ्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, रोटा वायरस है, टाइफाइड है। अब तो हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वैक्सीन हैं, तो इनसे जितना नुकसान हमें पहुंचाएगा, तो इस नुकसान से बचने के लिए अपने बच्चों को हिफाजती टीके पूरे लगाएं। इसके बाद दूसरी अगला आ जाता है WHO रेकमेंड्स टू कंटिन्यू, BCG भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। अगर बच्चे को कोविड है तो 10 दिन के बाद लगा देंगे। इसके बाद न्यूबॉर्न का नॉर्मल एग्जामिनेशन मुकम्मल करना चाहिए, भले कोविड पॉजिटिव ही हो, हमने मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं। कोविड पॉजिटिव बच्चे का भी हमने एग्जामिनेशन पूरा करना है। जो बच्चे के TSA जो दूसरे टेस्ट होते हैं, अगर कोविड पॉजिटिव हो फिर भी हमने करने हैं टेस्ट। अब आ जाए थोड़ा सा कि न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है अगर उसको कोविड हो तो क्या करना है। तो न्यूबॉर्न बच्चे के लिए कोविड में एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो हम देते हैं बच्चों की, जो हम देखते हैं कि उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जब भी फायदा देगा, जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको फायदा नहीं देगी, तो वो उसी तरीके से यूज करना है, और कोई एक्स्ट्रा इसके लिए कोई कोविड में रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन ये दी जा सकती है सीवियर केसेस में। ये कॉस्टली चीज है, सस्ती चीज नहीं है, लेकिन जहां पर इसकी इंडिकेशन है वहां दी जा सकती है। कोई इस तरह का WHO ने, यूनिसेफ ने, पीडियाट्रिक एसोसिएशन रिकमेंडेशन नहीं किया कि हर एक को देनी है। अगर बच्चा बहुत सिक है उसको देनी है, दी जा सकती है बिल्कुल इम्यूनोग्लोबुलिन। इसके बाद सरफेक्टेंट जो हम देते हैं बच्चों को जिनको सांस की तकलीफ होती है, वो भी
ऐसे ही देना है जैसे दूसरे बच्चों को आम हालात में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम देते हैं, वैसे ही देना है। कोविड की वजह से कोई चेंज नहीं है। अब ये जो बड़ों में दवाइयां यूज हो रही है ना, एंटीवायरल ड्रग्स है, रेमडेसिविर है, लोपेनेवर है, रेटोनेवर है, इसके बाद जो है एक्टर्मा है, ये सारी दवाइयां हैं। इसके ऊपर देयर आर नो डेटा ऑन द इफेक्टिव यूज फॉर चिल्ड्रन विद कोविड-19 टू डेट। यानी इवन छोटे बच्चों में भी, न्यूबॉर्न तो बहुत छोटे होते हैं, छोटे इससे इनमें भी जो बच्चे 2 साल 3-4 साल के, उसके अंदर भी कोई डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसकी एक वजह तो ये है कि इस मामले में बच्चे खुशकिस्मत हैं कि इनको इस डिजीज ने बहुत कम इफेक्ट किया है। 5% बच्चे अभी तक दुनिया में इफेक्ट हुए हैं, जो इसका कैलकुलेशन है 10 साल से छोटे, उनमें भी सीवियरिटी बहुत कम है, और न्यूबॉर्न के अंदर तो सीवियरिटी और भी ज्यादा कम है। तो ये ड्रग्स बच्चों में ऐसे यूज नहीं होती हैं, और न्यूबॉर्न बच्चों में तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो रही हैं जैसे अडल्ट्स के अंदर यूज होती हैं। अब आ जाएं पीपी फॉर एजीपी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमारा ये प्रोग्राम अभी सुन रहे होंगे ना, ये डिस्कशन, तो ये बात है कि अप्रोप्रिएट पीपी रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये हमारी जरूरत होती है। एजीपी कहते हैं एरोसोल जनरेशन प्रोसीजर। एरोसोल जनरेशन प्रोसीजर ये होता है कि जिसके अंदर ऐसे बुखारात या ज़रात निकलते हैं जो कोविड फैला सकते हैं। वो क्या क्या होते हैं? जब हम बच्चों को हैंडल करते हैं, इंटूबेशन है, यानी उनको चेस्ट हम जो ट्यूब डालते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब, ये ट्यूब निकालते हैं। इसके बाद बच्चों को हम बैगिंग करते हैं, जैसे सक्शन करते हैं हम बच्चों को, एरोसोल जनरेशन प्रोसीजर है। या इसके अंदर ये है कि सरफेक्टेंट जैसे देते हैं, या ट्रिकोस्टोमी करते हैं, वेंटिलेटर पे हम बच्चे को डालते हैं, सीपैप पे डालते हैं, और लेकिन एनजी ट्यूब डालना एजीपी नहीं है। तो एजीपी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एनआईसीयू में इसमें, तो हेल्थ केयर वर्कर को लेवल 3 की प्रिकॉशंस करनी चाहिए। देखिए, जब तक सिपाही जो है अपनी हिफाजत नहीं करेगा, दूसरों की हिफाजत नहीं कर सकता। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको अपनी हिफाजत पहले करनी चाहिए ताकि हम दूसरों की बेहतर हिफाजत कर सकें। एजीपी एरोसोल जनरेशन प्रोसीजर जहां होंगे, वहां पर हमको अपने जो है ना ये पहनना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, लॉन्ग स्लीव डिस्पोजेबल फ्लूइड रिपेलेंट गाउन, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसकी, लंबी आस्तीनों वाले गाउन पहनेंगे। इसके बाद N95 रेस्पिरेटर होगा, N95 अगर नहीं भी होगा तो हम KN95 होगा, फुल फेस शील्ड होगी, ग्लव्स पहनेंगे हम, ये करें, ठीक है जी। इसके बाद स्टाफ की वेलबींग, स्टाफ की वेलबींग जो है ना ये बहुत जरूरी है, और क्योंकि स्टाफ मैंने जैसे बताया अगर सेहतमंद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारे स्टाफ ने प्रॉपर हमारा पीपी पहना हुआ, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गाउन और ये सारी चीजें पहनी है, और हम किसी बच्चे को या मदर को हैंडल करते हैं कोविड-19 की, तो ये एक्सपोजर नहीं कहलाता। इसका ये मतलब नहीं घर जाके बैठ जाए कि आज मैंने केस देख लिया है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है पेशेंट्स को देखना बगैर खौफजदा हुए, बगैर डरे हुए, लेकिन प्रॉपर केयर के साथ अपने आप को बिल्कुल महफूज रखें। सबसे पहले अपने आप को महफूज रखें ताकि हम दूसरों को महफूज रखने के काबिल रहें। तो मैं अपनी यहाँ डिस्कशन को अब यहाँ रोकता हूँ, और कुछ सवालात हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद, इट्स फॉर द वंडरफुल सेशन, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपने जो है हमें तमाम चीज़ें बताई कि किस तरीके से हमें कोविड-19 में हम देखें बड़ों के में हमें किस तरह से एहतियात करनी है, बड़ों के लिए हमें कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है, वो सब तो हम सब सुनते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों में किस तरीके से हमें जो है कोविड-19 को लेकर देखना है, उसको मैनेज करना है, तो आज मेरे ख्याल से तमाम बहुत ज़्यादा ये लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगी कि मैं आपसे शेयर करूँ। अच्छा, अभी जैसे आपने अपने सेशन में कहा कि जो है कोविड-19 में जो है वो ज़्यादातर बच्चे इफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं, कि बच्चों में जो है बड़ों के मुकाबले में इसका रेट बहुत लो है। लेकिन हमारे जहन में लोगों के जहन में ये सवालात भी हैं कि अगर जैसे बच्चों में इसका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है बड़ों के मुकाबले में, तो स्कूल बंद करने की जो है क्या ऐसी वजूहात हैं कि हमने जो है तमाम हमारे जो है दफ्तर, ऑफिस, तमाम यानी कि तमाम चीज़ें ओपन है, सिर्फ बस हमने जो स्कूल्स वगैरह को जो है बंद किया हुआ है। तो इसकी कोई खास वजह या अगर आप इसके ऊपर जो है कोई रोशनी डालना जी जी, चाहेंगे? बहुत आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है। इसका बहुत ताल्लुक है इस हमारे जो आजकल के हालात से हैं। देखिए, तालीम और सेहत ये तो चीजें जो है ना बुनियादी चीजें हैं तरक्की करने के लिए। सेहत भी बहुत जरूरी है, इंसान जिंदा होगा तो काम करेगा, सेहतमंद होगा, तालीम के बगैर कुछ नहीं है। ये तो हमारी टॉप प्रायोरिटीज है। इस वक्त स्कूल जो बंद किए गए हैं, ये बहुत तकलीफदेह फैसला है, ये आसान फैसला नहीं है। इसके लिए माहिरीन बैठे हैं, बहुत गौर गौस किया है, इंतहाई तकलीफदेह फैसला है। मेरी नजर में
जितना नुकसान हमारी मईशत को कोविड से हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हमारी तालीम को हो रहा है, जिसके असरात ज्यादा परेशान कौन होंगे। लेकिन सेफ्टी जो है ना पहली चीज है, जान बचाकर रखनी है। और जान किसकी बचानी है? अपनी भी, दूसरों की भी। पहली बात तो ये कि स्कूल बंद करने में बात ये कि बच्चे अगरचे कम अफेक्ट हुए, लेकिन बदकिस्मती से बच्चे भी अफेक्ट हुए। 5% भी हुए तो बहुत हुए। पाकिस्तान में 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब कोविड से अफेक्ट हुए हैं, उसमें कुछ 100 का इंतकाल भी हुआ है। 10 साल से बड़े बच्चों में शराब बढ़ गई है। मैक्सिमम जो लोग अफेक्ट हुए ना डेटा के हिसाब से, जिनका कोविड पॉजिटिव आया, 20 और 40 साल की उम्र के लोग हैं मैक्सिमम जो अफेक्ट हुए हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो अमवात हुई हैं, वो 75% हुई हैं 50 साल से ऊपर के लोगों में। अब होता ये है कि छोटा बच्चा अफेक्ट होता है ना, उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। वो कोविड पॉजिटिव भी हो जाए, उसमें साइन सिम्टम्स नहीं होते। वो भागता दौड़ता रहेगा, खेलता रहेगा, घर जाएगा, जाके दादा की गोद में चढ़ेगा, नानी की गोद में चढ़ेगा, खाला को प्यार करेगा, फूफी को प्यार करेगा। ये लोग हैं जो रिस्क पर हैं, ये लोग रिस्क पर हैं। ये बच्चा जाके उनको लगा देगा। जब उनको लगाएगा, बच्चे को ठीक रहेगा, उनकी जान खतरे में। तो अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग है, उसको कोविड पॉजिटिव होता है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन का बहुत चांस है। और हम देख रहे हैं ना, जो 70-75 साल के लोग हैं, बीमार होते ठीक ही नहीं होते। कितने लोग, कितने बुजुर्ग, कितने नायाब लोग, कितने ऐसे काबिल कदर लोग हमने खोए कोविड में। तो हम अपने जो बुजुर्ग हैं उनको खोना नहीं चाहते। पहली बात तो ये, हम अपने वालिदैन को खोना नहीं चाहते, हम अपने बुजुर्गों को नहीं खोना चाहते। ये बात ध्यान में रखें कि हम इसकी बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं। ये भी हमारी अपने वालिदैन से मोहब्बत है, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत है। इसकी बहुत बड़ी कीमत है कि स्कूल बंद करके रखना। तो स्कूल बंद करने की वजह यह है कि बच्चे दूसरों को बहुत तेजी से ट्रांसमिट करते हैं, खुद उससे इफेक्ट हुए जी। तो इसलिए स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे एसओपीज के साथ, इंशाल्लाह हालात अच्छे रहेंगे, अच्छी उम्मीद हम रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल वजह ये है स्कूल बंद करने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर एक चीज और भी, एक सवाल और भी मेरे पास आया है कि जैसे जो हमारे पास स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, अब ये कि स्कूल भी अभी जब जब इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे, या हम आजकल घरों में भी जो है जो बच्चे हमारे बाहर आना जाना कर रहे होते हैं, तो हम उनको भी जैसे हम बड़ों को जो है तलकीन कर रहे होते हैं कि आजकल आपको एहतियाती जो है तदाबीर में मास्क बिल्कुल स्पेशल फैक्टर है कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है। लेकिन बच्चों में ये होता है कि बच्चों में जो है ना मुसलसल, अगर वो स्कूल में है या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे उनको सुबह से लेकर इस्तेमाल करना है, तो उनको जो है जो सफोकेशन ज्यादा उनको जो है फील होती है, उनको जो है इसकी जो है ज्यादा वो जो इस चीज का शिकार हो होते हैं। तो इसमें आपकी नजर में क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को जो है सफोकेशन का इसमें एहसास ना हो और वो जो है हेल्दी रह सके? देखिए, इसीलिए स्कूल बंद किए गए ना, एक्टिविटी को कम किया गया है, शॉपिंग मॉल्स को भी बंद किया गया, बहुत मुश्किल खोला गया, तफरी गाहें भी बंद रखी गई बहुत अरसा, और मना किया गया कि छोटे बच्चों को साथ लेकर मत जाएं। अभी अगर आपने बाजार जाना है, कुछ चीज खरीदनी है, इंसान है ना, खरीदनी है, दाल रोटी चीनी चावल कपड़े, जिंदगी तो चलनी है, तो बच्चे को साथ लेके मत जाए। बड़ा कॉमन चीज है। मैं भी जाता हूँ, घर से निकलने लगता हूँ तो बच्चे को साथ ले लेते हैं कि जो दुकान से कुछ ले रहे हैं, बच्चा भी उंगली पकड़ के साथ जा रहा है। आजकल ये ना करें। आजकल मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत ये कि उसको घर पे रखें। अननेसेसरी बच्चे को ना लेके जाएं कहीं पर, बल्कि नेसेसरी भी ना लेके जाएं। अब रहेगी स्कूल की बात। जब स्कूल खुलेंगे, बच्चों में पहले भी जैसे डिस्टेंस रखा गया था कि आधे बच्चों को बुलाएंगे, हफ्ते में 3 दिन बुलाएंगे, बच्चे मास्क पहनेंगे। एक होता है मास्क फ्री टाइम, बच्चे प्लेग्राउंड में चले जाए, मास्क उतार दें एक दूसरे से। जब फासले पे हैं, जहां 2 मीटर या 6 फीट से ज्यादा फासला है, वहां मास्क उतार सकते हैं। कॉरिडोर में आप मास्क उतार लें, फासले पर है, जमगट्टा लगा के ना बैठे, ग्रुप बना के ना बैठे, वहां मास्क उतार लें। क्योंकि बड़ों को दम घुटता है तो बच्चों का दम घुटता है। यहाँ जिंदगी इतनी अजीर्ण बनी हुई है मास्क पहन पहन के, तो बच्चे बेचारे को तो समझाना मुश्किल है। उसको कुछ टाइम दें मास्क उतारने का, लेकिन उसको बता दें मास्क किस वक्त उतारना है। क्लास में मास्क नहीं उतारना है, प्ले ग्राउंड में मास्क उतारना है, जो लॉबी है वहां पे मास्क उतार लेना है जब बच्चों से दूर बैठे हो। और 2 साल से छोटे बच्चे को मास्क नहीं पहनाते। 2 साल से छोटे बच्चों को वैसे दूसरे लोगों से दूर रखें, क्योंकि छोटे बच्चों को मास्क पहनाया जाए और अनअटेंडेड वो हो तो सफोकेशन का ज्यादा खतरा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद कि आज आपने इतनी अच्छी तमाम इंफॉर्मेशन दी कि जो है हम न्यू नेट्स में भी किस तरीके से जो है कोविड-19 को मैनेज कर सकते हैं, और फिर जो हमारे पास थोड़ी बड़ी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी मास्क के हवाले से, और किस तरीके से जो है वो कोविड-19 को स्प्रेड करने का बाइस बन सकते हैं। कि भले हम उनको जो है कोविड-19 के जो है बच्चे हमारे पास इतने इतने ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन ये कि वो एक तरीके से जो है कोविड-19 फैलाने का सबब
बन सकते हैं, जिसकी वजह से हमने आजकल अपने अपने स्कूल्स हैं और ये के बच्चों की दीगर मसरूफियात को जो है थोड़ा सा हमने लिमिटेड कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे इस वेबिनार में शरीक हुए और इतनी अच्छी हमें तमाम इंफॉर्मेशन दी। जो लोग हमें सुन रहे हैं और जो लोग हमें हाशमानी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के पेज पर लाइव हमें देख रहे हैं, उनके लिए कि हम इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरीके के मुख्तलिफ सेमिनार्स और मुख्तलिफ जो है वेबिनार्स देकर आते रहेंगे, कोविड-19 के हवाले से भी और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी, कि उनके जहन में अगर कोई और सजेशंस हैं और जो फीडबैक हैं तो उससे भी हमें जो है आगाह करें। हमें अपने हाशमानी ग्रुप ऑफ पेज पे जो है वो हमें बताएंगे वो आगे किस तरीके से जो है चीज़ों को और कौन कौन सी बीमारियों के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ों के हवाले से वो हमसे जो है वो है कि भाई हम उनको जो है आगाही दें। तो आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह। थैंक यू जी, शुक्रिया जी।